राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, अभिकरण का मतलब होता है एजेंसी। राष्ट्रीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, इसमें आगे अभी अमेंडमेंट हुआ है 2019 में या 20 में, है ना। आप लोगों का 19 में तो हुआ अमेंडेड है ना आपका तो, है ये ना। तो मगर ये 19 में हुआ, 20 में पीडीएफ नहीं। जो है वह है तो मेरे ख्याल से अमेंडेड नहीं होगा, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम 2008 का अधिनियम संख्यक 34, है ना। जब और ये क्या 31 दिसंबर 2008 को यह लागू हुआ है। चलिए इसका क्या है प्रस्तावना पढ़ें। कोई पढ़ रहा है क्लास में? चलिए पढ़ो काजल। पढ़ो पढ़ो, आप ही पढ़ो चलो। हाँ काजल पढ़िए आप। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 क्रमांक 34 सन 2008 31 दिसंबर 2008 भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों, करारों, अभिसमयों तथा संयुक्त राष्ट्र उसके अभिकरणों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियमों के अधीन अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अन्वेषण अभिकरण का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम। है ना। यहाँ पे बहुत सी कुछ बातें कही गई हैं, इनसे संबंधित जो अन्वेषण हैं, इन्वेस्टिगेशन हैं, उनके लिए कुछ एजेंसियों के प्रावधान करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। जिसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ है भारत की संप्रभुता, है ना। भारत की संप्रभुता और भारत की ही क्या है सुरक्षा और अखंडता, और राज्यों की सुरक्षा, राज्य सुरक्षा, विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराध, विदेशी राज्यों यानी और भी जो विदेशी देश हैं जिनसे हमारे क्या है मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, उनको प्रभावित करने वाले कोई अपराध हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संधियों, करारों, अभिसमयों तथा संयुक्त राष्ट्र और उनके अधिकरणों यानी उनकी एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जो बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, के संकल्पों यानी उनका जो रेजुलेशन पास किया गया है को क्रियान्वित करने के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियमों के अधीन अपराधों का अन्वेषण करना। यानी कुछ रेजुलेशन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुछ जो संकल्प पारित किए गए हैं, उनको क्रियान्वित करने के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, और उन अधिनियमों के अधीन कोई भी अगर अपराध होता है तो उनके अन्वेषण करने और उन्हें अभियोजित करने यानी प्रोसिक्यूट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अन्वेषण अधिकरण का गठन करने और उससे संबंधित या उससे अनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियम यानी इसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं। जो एक तो राष्ट्र से संबंधी बातें आ गई हैं, और ऐसे देश जिनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनको प्रभावित करने वाले यानी मैत्री बिगाड़ने वाले कोई ऐसे अपराध हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, करार हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ से या अन्य किसी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा हमने संकल्प को मानते हुए, है ना, उनको क्रियान्वित करने के लिए कुछ अधिनियम पारित किए गए हैं, और उन अधिनियमों के अपराधों के अन्वेषण करने के लिए और उन्हें प्रोसिक्यूट करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर अन्वेषण एजेंसी का गठन करने के संबंध में जितने भी और उससे संबंधित विषय होंगे या उनसे और अनुषांगिक विषय होंगे, उनके लिए यह अधिनियम बनाया गया है। क्योंकि यह अधिनियम कब पारित हुआ है, 2008 में पारित हुआ है, तो इसलिए यह भारत गणराज्य के 59वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया गया है। अगर इनको समग्र रूप से हम देखें तो कितने चैप्टर हैं इसमें, 6 हैं कि 5 हैं? सर 5। पाँच 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 रन पाँच 20 चैप्टर हैं, और कितने 22 सेक्शंस हैं, 26। 26 है तो 26 हैं। अच्छा कुछ यस बढ़ सर। गए हैं लगता है, पहले 26 थे।
कुछ बढ़ गए होंगे। 26 है सर अभी, और अनुसूची ये। और एक अनुसूची है। ये और जैसे ये चैप्टर 1 में क्या 2 सेक्शंस हैं, 1 और 2, और जी चैप्टर 2 में 3, 4, 5 3 सेक्शन हैं, और चैप्टर 3 में 6, 7, 8, 9, 10 है ना। और जो चैप्टर 4 है ये थोड़ा बड़ा है। ये तो हाँ हाँ, ये है 11 से लेके 22 तक है ना। इसमें सब प्रकार की बातें कही गई हैं। फिर अंतिम जो चैप्टर है वो मिसलेनियस चैप्टर है, जिसमें 23, 24, 25, 26 इस प्रकार से 26 सेक्शन हैं। और एक शेड्यूल है जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और फिर एक्ट और तो डबल ए भी लगाया जा सकता है ना। अगर अब जैसा कि पहला अध्याय में जो प्रारंभिकी रहती है तो सभी एक्ट में क्या रहता है, वैसा ही यहाँ लिखा है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम 2008, और इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है। और यह क्या है, भारत के, शायद इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है, देखना कहाँ पे हुआ है ना, भारत के बाहर और भारत के नागरिक को, ये इसमें तो वही बात होगी, इसमें नहीं होगा अमेंडमेंट। सरकार की सेवा में व्यक्तियों को जहाँ पे भी वो हों, जो सरकारी सेवा में हैं, और व्यक्ति वो कहीं पे भी हों, यानी यहाँ पे देश में हों या विदेश में हों, कहीं पे भी हों, और भारत के राष्ट्रीयकृत पोतों, वायुयानों, जहाँ पे भी हों, है ना, व्यक्तियों को भी लागू होता है। और क्या ई भी जुड़ा है क्या इसमें? डी जोड़ा है सर। हाँ, डी, डी ABCD क्या जुड़ा है? घ में हाँ सर वो क्या है, उसमें ऐसे व्यक्तियों को जो भारत के बाहर भारतीय नागरिक के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई अनुसूचित अपराध करते हैं भी लागू होता है। है ना, जो अनुसूचित यानी जो सूची में दिए गए हैं वो अपराध अगर किए जाते हैं उनको भी यह लागू होगा। आज आवाज़ कैसी धीमी आ रही है। चलिए, तो ठीक है। अच्छा, दो क्या है, परिभाषाएं। परिभाषाएं तो मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है, तो इसे सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिए। इसमें कोई किसी चीज़ की कोई परिभाषा नहीं दी है, वह आगे की धाराओं में विधिविहित की गई हैं, यही लिखा गया है ना। तो सर इसे ये पढ़। हाँ हाँ जो डी दिया हुआ है हाँ उसमें है कि भारत के बाहर भारतीय नागरिक के विरुद्ध, मतलब अगर कोई भारत के विदेश के लोग हैं, कोई भारतीय के विरुद्ध अगर कोई अनुसूची में जो अपराध दिए हुए कोई अपराध करता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, विदेशी को भी। हाँ, विदेशियों को भी दिया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। जो मतलब हमारी जो संहिता है आईपीसी, और इसी के तहत उसको मतलब उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और नागरिकों को क्या पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, केवल इस अधिनियम में केवल कुछ अपराधों को, जो कुछ अपराध जो हैं ये इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किए जाते हैं, है ना। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, है ना, विधि क्या अविधिपूर्ण एक्टिविटी, अनलॉफुल विधि अनलॉफुल एक्टिविटीज़, है ना, उन जैसे कुछ बहुत से एक्ट हैं, इनके अंतर्गत कोई अपराध जो अधिसूची में दिए हैं, ये अपराधों के लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है ना, ऐसा है ये। चलिए, तो पढ़ें, इसकी परिभाषाएं पढ़ें। धारा 2 परिभाषाएं। फर्स्ट, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो का अभिकरण से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अभिप्रेत है ना। तो ये धारा 3 में इसको पढ़ने को मिलेगा। फिर खा में क्या है, चलिए हम ही पढ़ देते हैं। संहिता, संहिता क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता जो है वह होगा। उच्च न्यायालय से अभिप्रेत जिसकी अधिकारिता के भीतर विशेष न्यायालय स्थित हों, केवल इतनी ही बात कही गई है। विहित से मतलब है जो भी नियम बनाए जाएं। लोक अभियोजक जो हैं वो धारा 15 के अधीन नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष अभियोजक, है ना, ये कहलाएंगे जो है, तो उनको लोक अभियोजक के जो धारा 15 में हमको देखने मिलेगी। अधिसूचना, अधिसूची जो है, जो यहाँ पे एक अनुसूची जो है, जो शेड्यूल जिसको बोलते हैं, इस अधिनियम में जो अनुसूची दी है वह है। अनुसूचित अपराध, उसमें जो अनुसूची में अपराध हैं, विनिर्दिष्ट अपराध हैं, वह अभिप्रेत है। विशेष न्यायालय, तो विशेष न्यायालय
यथास्थिति धारा 11 और 22 में गठित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु यहाँ परिभाषित नहीं किए गए हैं, तो वह संहिता में परिभाषित किए गए हैं। यानी संहिता यानी दंड प्रक्रिया संहिता है ना, उसमें जो परिभाषा तो उसी परिभाषित शब्दों के रूप में यहाँ पे भी लिया जाएगा, है ना। अब ये आपने अब देखा इसमें कुछ अमेंडमेंट तो नहीं हुआ है, जैसा मैंने पढ़ा वैसे ही है ना आपकी बुक में। हाँ सर रहती है। हाँ सर इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है। चलिए ध्यान रखिएगा, ये अमेंडेड नहीं है जिसको हम पढ़ रहे हैं, अमेंडमेंट का आप लोगों की बुक में अपडेट किया है तो ठीक है, नहीं तो अलग से जाके देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि अमेंडेड जो रहते हैं वही परीक्षाओं में ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है। चलिए तो यहाँ पे 2 क्या कह रहा है। सेकंड, इस अधिनियम में किसी अधिनियमित या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का ऐसे किसी क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमित या ऐसा उपबंध प्रवर्तन में नहीं है, यह अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त स्थानीय विधि या तत् स्थानीय विधि के सुसंगत उपबंध के यदि कोई हो प्रति निर्देश है ना। इस अधिनियम में किसी अधिनियमित, है ना, या उससे उपबंध के प्रति यह निर्देश, इसमें जो बातें कही गई हैं जो अधिनियमित की गई हैं उनसे मतलब ये लगाया जाएगा कि किसी क्षेत्र के संबंध में ऐसे अधिनियमित या उपबंध प्रवर्तन नहीं है, वहाँ पर प्रवृत्ति नहीं है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि मानो कि वहाँ पे ही उस प्रकार की कोई विधि जो वहाँ पे हैं उस वैसी विधि का के रूप में यह माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं है कि कहीं पे यह अधिनियम नहीं लागू होता, ये पूरे भारतवर्ष में लागू हो रहा है ना। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण अध्याय जो है अध्याय 2 है, जिसमें राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण के बारे में बताया गया है कि उसका गठन कैसे होगा। तो चलें पढ़ें अध्याय 2 राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण। सर हम पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए। धारा राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण का गठन का पाठ किसी बात के अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण अपराध, है ना। यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण के गठन के बारे में कहा गया है कि केंद्र सरकार, है ना, पुलिस अधिनियम 1961 जो 1961 का 5 है में किसी बात के होते हुए भी, यानी केंद्रीय पुलिस अधिनियम जो है उसमें जो और बातें लिखी हैं, यानी यहाँ पे क्या हो गया, ओवरराइडिंग इफेक्ट हो गया, है ना। होते हुए भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट जो अनुसूची हैं उसमें जो भी निर्दिष्ट अपराध हैं उसका यह 1861 है सर। अच्छा सॉरी, हाँ 1861 है ना। कि केंद्रीय पुलिस अधिनियम 1861 में किसी बात के होते हुए भी अनुसूची में भी निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण नामक एक विशेष अधिकरण का गठन किया जाएगा। कहीं अपराध होता है तो क्या करते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, स्थानीय पुलिस करती है, और कहीं पे केंद्रीय पुलिस जहाँ जैसी ज़रूरत हो। तो यहाँ पे जो पुलिस अधिनियम में जो बातें दी हैं उनको उनकी बात रहते हुए भी यहाँ पे जो अनुसूची में अपराध दिए हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार का एक बॉडी का गठन किया गया है, एजेंसी का गठन किया गया है जो उन अपराधों को अन्वेषण करेगी और उनको अभियोजित करेगी, है ना। तो इस प्रकार के विशेष जो अभिकरण जो हैं एजेंसियां हैं उन्हें गठित किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे धारा 3 में के 1 में कहा है। दूसरा क्या है, ऐसी किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार इस निमित्त करे अधिकरण के अधिकारियों को अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण, जो अनुसूची में जो अपराध दिए हैं उनके अन्वेषण के लिए ऐसे अपराध के संपृक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में संपूर्ण भारत में वे सभी शक्तियां और कर्तव्य और विशेषाधिकार और दायित्व होंगे
जो इसके अधीन कारित अपराधों के अन्वेषण के संबंध में पुलिस अधिकारियों को होते हैं। और जो केंद्र सरकार द्वारा इसमें जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, और वह वे अधिकारी क्या हैं, वो जो अनुसूचित अपराध हैं उनका अन्वेषण और उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करना संपूर्ण भारत में इन एजेंसियों को सभी प्रकार की शक्तियां, कर्तव्य और विशेषाधिकार और दायित्व होंगे जो साधारणतः किसी अपराध को अन्वेषण करने के लिए किसी पुलिस अधिकारियों को होते हैं। तो ये किन अधिकारियों की बात कर रहे हैं? जो इस अधिकरण के लिए, जो अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण के लिए ये अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा किन्हीं आदेशों के तहत नियुक्त किए जाएंगे। और यहाँ पे 3 क्या बोल रहा है? अधिकरण का उप निरीक्षक की या उससे ऊपर के पंक्ति का कोई अधिकारी किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार इस निमित्त करे, यानी केंद्र सरकार कोई ऐसा आदेश पारित करेगा जो उप निरीक्षक से ऊपर के पंक्ति के अधिकारी होंगे संपूर्ण भारत में उन क्षेत्रों में तत्समय उपस्थित हों जहाँ पे वो उस समय उपस्थित रहेंगे, पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे। जिस प्रकार से पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी है, जिस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है, ऐसे शक्तियों का प्रयोग करते हुए यथापूर्वोक्त किन्हीं आदेशों के अधीन, जो ऊपर आदेश दिए गए हैं उन आदेशों के अधीन रहते हुए ऐसे अधिकारी अपने थाने की सीमाओं के भीतर कृत्यों को निर्वहन करने वाला पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी समझा जाएगा, है ना। यहाँ पे जो किसी अन्य एक्टों में जिस प्रकार से या CRPC में जिस प्रकार से जो थाना प्रभारी जो भार साधक अधिकारी है उसके बारे में जो बात कही गई है, उसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि वह जो अधिकारी होगा वह इस प्रकार से सभी प्रकार के कृत्य कर सकेगा। अब यहाँ पे क्या है 4 में, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण की अधीक्षण यानी सुपरविजन, है ना, सुप्रीडेंट। हाँ, शिक्षण में तो एक प्रकार से वो देखरेख होती है, सुप्रीडेंटेड पावर होता है ना। हाँ, तो वो सुपरविजन करते हैं ना, उसको बोलते हैं, है ना, अधीक्षण। देखरेख करना तो देखभाल करना कहलाता है। देखभाल करना एक अलग शब्द है। अधीक्षण जो शब्द है वो निगरानी रखना जैसा कहलाता है, उसको सजगता से देखना, है ना। तो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण के अधीक्षण, चलिए इसे पढ़ें। सेक्शन 4, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का अधीक्षण। फर्स्ट, अभिकरण का अधीक्षण केंद्र सरकार में निहित होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, ये सब एजेंसियों का पूरा जो सुपरविजन है, जो सुप्रीडेंटेड पावर है, वो किसको रहेगा? केंद्र सरकार को रहेगा, है ना। ये केंद्रों की एजेंसियां हैं। आगे सेकेंड, अभिकरण का प्रशासन केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त महानिदेशक के रूप में अभिहित अधिकारी में नियुक्त होगा, जो अभिकरण की बाबत किसी राज्य में पुलिस बल की बाबत पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रयुक्त वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें केंद्रीय सरकार इस निमित्त निर्दिष्ट करे, है ना। जो अधिकरण है, एजेंसी है का प्रशासन, जो उसका प्रशासन कौन? केंद्र सरकार द्वारा, है ना। इसके निमित्त नियुक्त एक जो महानिदेशक, है ना, जो महानिदेशक के रूप में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, में निहित होगा, जो अधिकरण की बाबत किसी राज्य की पुलिस बल के बाबत पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रयुक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो केंद्र सरकार इस तरह भी निर्दिष्ट करे, है ना। तो क्या नाम है उनका? कोई मोदी हैं, वो पूरा नाम वाई के है, YK मोदी करके हैं, वो हैं ये, है ना, महानिदेशक जो है ना, पुलिस महानिदेशक इस अधिकरण के लिए जो है, तो वो उनकी नियुक्ति हुई है। IPS अधिकारी हैं, सीनियर IPS अधिकारी जो हैं वो हैं, है ना। तो इन एजेंसियों के बारे में भी आप लोग नेट में देख लीजिएगा, है ना, कि कौन कौन है। अभी एक मोदी हैं, अब मेरे को पूरा दिन याद नहीं आ रहा है, YK या YS ऐसा कोई मोदी हैं, वो हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे महानिदेशक जो रहेंगे वो इसके चीफ कहलाएंगे, है ना। उनमें ये सब जो है तो राष्ट्रीय अन्वेषण
अधिकरण के जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं उनमें निहित रहेगी। चलिए 5 क्या है? सेक्शन 5 अभिकरण के गठन की रीति और सदस्य की सेवा की शर्तें। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अभिकरण का गठन ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित किया जाए, और अभिकरण में नियोजित व्यक्तियों की सेवा की शर्तें वे होंगी जो विहित की जाए। है ना। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा बात ना करते हुए केवल अधिकरण के गठन की रीति और सदस्यों के सेवा शर्तों के बारे में यह कहा गया है कि इस अधिनियम के उपबंध में के अधीन रहते हुए अधिकरण एजेंसी का जो गठन है ऐसी रीति से किया जाए, यानी इसमें नियम बनाए जाएंगे, उन नियमों के आधार पर इनका गठन किया जाएगा और इसमें व्यक्तियों को नियोजित किया जाएगा, और नियोजित जो भी होंगे उनके जो सेवा शर्तों की जो सेवा शर्तें होंगी वो उसी में विहित की जाएंगी, उसके अनुसार उनको शक्तियाँ होंगी। इस प्रकार से ये अध्याय 2 हो गया। अब जो अध्याय 3 है ना, इसमें भी 6, 7, 8, 9, 10 तक हैं। चलिए इसे भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण द्वारा अन्वेषण। अब ये अन्वेषण कैसे करेंगी, है ना, तो चलिए क्या है? सेक्शन 6 अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण। फर्स्ट, किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित सूचना की प्राप्ति पर और संहिता की धारा 154 के अधीन उसको अभिलेखित किए जाने पर पुलिस थाने का बाध्यता अधिकारी उस रिपोर्ट को तत्काल राज्य सरकार को अग्रेसित करेगा। है ना। देखिए जो अनुसूचित अपराध का क्या मतलब है? सर ये दिया है यहाँ पे 154 के अधीन। अरे 154 क्या है? सर 154 में दिया है संज्ञेय मामलों में इस्तेला दिया जाना। हाँ, नहीं तो अनुसूचित अपराध क्या है? अनुसूचित अपराध वो है जो लास्ट में अनुसूची दी है, उनमें जो अपराध बताए गए हैं वो अनुसूचित अपराध हैं और उनके यस। अन्वेषण के बारे में कहा गया है। तो किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है ना, सूचना प्राप्त होएगी तो सूचना प्राप्त होने पर क्या होता है, 154 में FIR दर्ज की जाती है कि नहीं, है ना। अभिलेखित किया जाएगा और पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी उस रिपोर्ट को क्या करेगा, तत्काल राज्य सरकार को अग्रेसित उसको फॉरवर्ड कर देगा। अब क्या करेगी राज्य सरकार, क्या करेगी आगे देखिए। देखिए, राज्य सरकार उपधारा 1 के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर उस रिपोर्ट को यथासंभव शीघ्रता से केंद्र सरकार को अग्रेसित करेगी, है ना। जो जो भार साधक अधिकारी थाने का होता है, पुलिस अधिकारी होता है, वो कहाँ पे होता है, राज्य सरकार के अधीन होता है। तो वह कोई भी काम करेगा तो किसको सूचित करेगा, राज्य सरकार को। अब राज्य सरकार उस रिपोर्ट की प्राप्ति होने के बाद यथासंभव यथाशीघ्र जितना भी होगा वह केंद्र सरकार को अग्रेसित फॉरवर्ड कर देगा, है ना। आगे थर्ड, केंद्र सरकार राज्य सरकार से रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई या अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर यह निर्धारित करेगी कि अपराध अनुसूची अपराध है या नहीं, और अपराध की गंभीरता और अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह भी अवधारित करेगी कि क्या वह अपराध अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है ना। केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है या अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार को किस प्रकार से सूचना प्राप्त हो सकती है, राज्य सरकार द्वारा, जैसे ऊपर कहा गया है ना। और राज्य सरकार द्वारा भी हो सकती है या राज्य सरकार उसको उपलब्ध कराई है तो हो सकती है, या अन्य स्रोतों से डायरेक्ट भी उसे सूचना अगर मिलती है तो रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख के 15 दिन के भीतर, जिस तारीख को केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके 15 दिन के भीतर वह यह अवधारित करेगी, वह यह देखेगी कि जो अपराध है क्या अनुसूचित अपराध है, जो अनुसूची में अपराध दिए गए हैं उनसे संबंधित है या नहीं है, और अपराध की गंभीरता कितनी है, और सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनके तथ्यों पर विचार करते हुए यह अवधारित करेगी, यह निर्णय में पहुंचेगी कि क्या अपराध अधिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है, क्या इस प्रकार के मामले का अन्वेषण अधिकरण से यानी एजेंसी से करवाया जा सकेगा, करवाना जाना उपयुक्त है क्या। फिर 4 में क्या है, तो जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि अपराध अनुसूची अपराध है और वह अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है, वहाँ वह अभिकरण को उक्त अपराध का अन्वेषण करने के लिए निर्देश देगी। है ना। केंद्र सरकार ने जैसे धारा 3 में कहा है कि वह उनको ऐसा लगता है कि जो ये अपराध की बात कही गई है वह अनुसूचित अपराध है और ऐसा अपराध को अधिकरण द्वारा अन्वेषण करवाना चाहिए,
तो वह इस प्रकार के अन्वेषण करने के लिए निर्देश देगी। चलिए 5। 5 इस धारा में किसी बात के होते हुए भी यदि केंद्र सरकार की यह राय है कि कोई अनुसूची अपराध कारित किया गया है जिसका इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण किया जाना अपेक्षित है तो वह स्वप्रेरणा से अभिकरण को उक्त अपराध का अन्वेषण करने के लिए निर्देश दे सकेगी। है केंद्र सरकार की ऐसी राय है कि अरे और जो बातें लिखी गई हैं उनके अलावा भी कोई ऐसा अनुसूचित अपराध कारित किया गया है जिसका अधिनियम के अधीन अन्वेषण किया जाना अपेक्षित है तो वह स्वप्रेरणा से सो मोटो ऐसे अधिकरण को उक्त अपराध का अन्वेषण करने के लिए स्वयं भी, कोई ज़रूरी नहीं कि राज्य सरकार से वह मिली हो, वह खुद भी अगर ऐसा उसे पता चलता है वह स्वयं भी ऐसा करा सकती है। चलिए केंद्र सरकार भी स्वयं करा सकती है। हाँ, केंद्र सरकार को डायरेक्टली अपने मन से लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है तो कोई राज्य सरकार से ही कोई बात पता चले जब ही करेगा, ऐसा नहीं है। वह स्वयं प्रेरणा से, स्वप्रेरणा से, सो मोटो भी काग्निजेंस से लेकर इस प्रकार से उसे अधिकरण को आगे का अन्वेषण करने के लिए निर्देश दे सकेगी। 6 और 7 जहाँ कोई निर्देश उपधारा 4 या उपधारा 5 के अधीन दिया गया है वहाँ राज्य सरकार और अपराध का अन्वेषण करने वाला राज्य सरकार का कोई पुलिस अधिकारी आगे अन्वेषण नहीं करेगा और तत्काल सुसंगत दस्तावेजों और अभिलेखों को अभिकरण को पारित करेगा। है ना। यहाँ क्या कहा गया है, जो जो ऐसे निर्देश जो है 4 और 5 है ना, 4 और 5 के अधीन दिया गया है वहाँ राज्य सरकार और अपराध का अन्वेषण करने वाला राज्य सरकार कोई पुलिस अधिकारी आगे अन्वेषण आना। यहाँ जहाँ पे ये जो एजेंसियाँ हैं वो वहाँ पर अन्वेषण करना कार्य शुरू कर देती हैं तो और जो कोई भी एजेंसी है या कोई भी इस प्रकार के गठन हैं वह इस प्रकार से कोई भी अगर अन्वेषण कर रहा है तो वह तत्काल अन्वेषण बंद कर देगा और क्या करेगा, तत्काल उसमें उनने जो अन्वेषण किए थे उनके सुसंगत तथ्य हैं, अभिलेख हैं, वह कहाँ पर भेज देगा, ये एजेंसी के पास जो है तो उसके पास भेज देगा। आगे क्या है, 7 शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि अभिकरण द्वारा मामले का अन्वेषण प्रारंभ करने तक पुलिस थाने के बाहर तक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अन्वेषण जारी रखे। है ना। ये जो राज्य सरकार को कोई सूचना मिली है या 154 की FIR दर्ज की गई है, जब तक अधिकरण ने इस प्रकार के मामले का अन्वेषण प्रारंभ नहीं किया है, जब तक इन्हें अपना कार्य जो है अन्वेषण का कार्य शुरू रखना पड़ेगा। है ना। थोड़ा देख लीजिएगा तपेश, इनमें कहीं अमेंडमेंट तो नहीं हुए हैं, है ना। इन सेक्शनों में मुझे ऐसा लगता है कुछ सेक्शनों को विलोपित की गई हैं। चलिए आगे पढ़ें 7। सर 7 हो गया है, 8 पढ़ना था। जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि भारत के बाहर किसी ऐसे स्थान पर जहाँ इस अधिनियम का विस्तार है कोई अनुसूचित अपराध किया जाता है तो वह अभिकरण को इस प्रकार केस रजिस्टर करने और अन्वेषण प्रारंभ करने के निर्देश देगी मानो ऐसा अपराध भारत में किया गया हो। नहीं, अभी क्या पढ़े आपने अपने 6 पढ़ा था ना, अनुसूचित अपराध का अन्वेषण। 6 हो गया, 7 भी हो गया था कि वो जैसे वो शंकाओं को दूर करने के बाद में वो पुलिस थाने की जो धारा 7 नहीं, अब धारा 7 है ना सर, इसमें 7, 8 और 9 उपधारा जोड़ दी गई है। अच्छा हाँ, तो ये यहाँ मुझे ऐसे ही लग रहा था, मैंने थोड़ा साल का कहीं देखा था तो इसमें कुछ सेक्शन जुड़ी हैं। कितनी और सब ये जुड़ गए हैं सब सेक्शन क्लॉजेस? 7, 8, 9 है ना। अब 8, 9 तो मेरे पास नहीं है तो इन्हें पढ़ लीजिए आप। क्या है 8 में? 8 में दिया है जहां केंद्र सरकार की यह राय है कि भारत के बाहर किसी ऐसे स्थान पर जहां इस अधिनियम का विस्तार है कोई अनुसूचित अपराध किया जाता है तो वह अभिकरण को इस प्रकार केस रजिस्टर करने और अन्वेषण प्रारंभ करने के निर्देश दे सकेगी मानो ऐसा अपराध भारत में किया गया हो। है ना। और अगर मान लीजिए भारत के बाहर, मगर कहाँ पे, जहाँ पे भारत का कोई वहाँ पे पहुँच हो, जैसे मान लीजिए भारत का वायुयान है कहीं विदेश में गया हुआ है तो वह भारत ही कहलाता है वो जब उस समय, है ना। भले ही वो विदेश में है मगर वो यान जो है या कोई पोत है, कोई हवाई जहाज, वो जलयान है, बड़ा भारी जहाज है ना, तो वो कहीं पे भी जाए तो वो भारतवर्ष ही कहलाता है। तो अगर उस पर ऐसा कोई जो अनुसूचित अपराध है वह गठित हुआ है तो उसको भी एजेंसी को निर्देशित कर सकती है कि आप उसकी जांच करें। है ना। चलिए आगे क्या है 8 में? 9
उपधारा 8 के प्रयोजन के लिए नई दिल्ली में स्थित विशेष न्यायालय की अधिकारिता होगी। यहाँ पे क्या होगी, जो दिल्ली में यहाँ पे अधिकारिता होगी, नहीं? ये सर, दिल्ली में स्थित विशेष न्यायालय की अधिकारिता होगी। चलिए, जो है ना बाहर पे जो जितने अपराध हुए हैं उनका अन्वेषण वहाँ पे दिल्ली पे होगा, है ना? अन्वेषण और विचारण भी आगे भी। मतलब चलिए, स्पेशल कोर्ट होगी सर उनकी? स्पेशल कोर्ट नहीं, ये जो डीजे रहते हैं इनको ही स्पेशल कोर्ट बना दिया जाता है ना? अच्छा विशेष सर। ही रहते हैं न्यायालय, आगे आएगा उसके गठन के बारे में। चलिए, है अब सर। आगे क्या है? सेक्शन 7 अन्वेषण राज्य सरकार को अंतरित करने की शक्ति। इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करते समय अभिकरण अपराध की गंभीरता और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए है, यदि ऐसा करना समीचीन है तो राज्य सरकार को यह अनुरोध कर सकेगा कि वह स्वयं अन्वेषण से सहबद्ध हो, है ना? अगर अन्वेषण में राज्य सरकार को अंतरित करने की यहाँ पे शक्ति है, इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण करते समय अधिकरण को, है ना, अपराध की गंभीरता और उसके सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि समय की मांग है कि जो राज्य सरकार को अनुरोध कर सकेगा कि या तो वह स्वयं अन्वेषण करे या अन्वेषण में सहायता करे, सहबद्ध हो, है ना? दोनों के कोऑपरेशन द्वारा किया जा सकेगा, या केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मामले को अपराध के अन्वेषण और विचारण के लिए राज्य सरकार को पूरा का पूरा भी दे सकते हैं कि ये राज्य सरकार कर सकता है, तो राज्य सरकार को अंतरित भी कर सकती है और ऊपर वाली जो काम में दिया है कि उसके साथ में भी मिलकर भी काम कर सकती है। 8 सेक्शन 8 सशक्त अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति। अभिकरण किसी अनुसूचित अपराध का अन्वेषण करते समय किसी ऐसे अन्य अपराध का भी अन्वेषण कर सकेगा जिसका अभियुक्त द्वारा किया जाना अभिकथित है, यदि वह अपराध अनुसूचित अपराध से सशक्त है ना? कोई ऐसा जो अनुसूचित अपराध है उसके साथ और भी लगा हुआ कोई अपराध है, तो यहाँ पर उन अपराधों के लिए भी यहाँ पे अन्वेषण अधिकरण कर सकता है ना? संसक्त यानी लगा हुआ, उससे लगा हुआ, चिपका हुआ अपराधों के अन्वेषण करने की शक्ति। तो अधिकरण किसी अनुसूचित अपराध का अन्वेषण करते समय किसी ऐसे अन्य अपराधों का भी अन्वेषण कर सकेगा जिसका अभियुक्त द्वारा किया जाना अभिकथित है। ऐसा कहा जा रहा है कि उसने और भी कोई अपराध किया है जो इस प्रकार के अपराध से संसक्त है, तो वहाँ पे यदि वह अपराध अनुसूचित अपराध से संसक्त है तो उसे भी वह इन्वेस्टिगेट करेगा। 9 सेक्शन 9 राज्य सरकार का राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सहायता देना। राज्य सरकार अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण के लिए अभिकरण को सभी प्रकार की सहायता और सहयोग देगी। यहाँ राज्य सरकार का परम कर्तव्य बनाया गया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण को वह हर प्रकार की संभव सहायता देने, सहयोग करने देगी। राज्य सरकार अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण के लिए अभिकरण, कई बार मैं अधिकरण बोल दिया हूँ, अभिकरण है ना, एजेंसी, है ना, को सभी प्रकार की सहायता एवं सहयोग देगी। अब यहाँ 10वां क्या है? सेक्शन 10 अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण करने की राज्य सरकार की शक्ति। इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम की कोई बात किसी अनुसूचित अपराध से सक्षम प्रवर्तक किसी विधि के अधीन अन्य अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने की राज्य सरकार की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। है ना? ये अनुसूचित अपराध हैं, इनके अन्वेषण करने की राज्य सरकार की भी शक्ति के बारे में यहाँ कहा गया है। इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है ना, के सिवाय यानी अन्यथा उपबंधित है। इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, जैसा कि और जगह पे लिखा हुआ है, उसके सिवाय, उसमें जो बातें लिखी गई हैं उनके बाहर की बात कह रहा है कि इस अधिनियम की कोई बात, इस अधिनियम की कोई बात जो है अनुसूचित अपराधों एवं तत्सम प्रबद्ध कोई विधि के अधीन अन्य अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने की राज्य की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा। तो एक तो ये अपराध हो गया कौन सा, जो अनुसूची में दिया गया है वो अपराध, और उससे लगा हुआ और कोई अपराध है तो उन अपराधों के अन्वेषण के बारे में वो राज्य सरकार तो काम कर सकेगी। ये अधिनियम उनके जो और भी अपराध हैं जो अनुसूची में नहीं आते हैं तो उन अपराधों के लिए इन्वेस्टिगेशन करने की उसकी जो शक्ति है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। चलिए, इस प्रकार से ये अपना है तो अध्याय 3 भी समाप्त हुआ।